मेरे साथ हैं टी एस सिंह देव, कांग्रेस के नेता। अ, सर, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो अपना रास्ता खुद तय करेंगी, बंगाल के अंदर अकेले चुनाव लड़ेंगी। और बार बार टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उनकी वजह से बात नहीं बन पा रही है। उन्होंने जो बयान दिए, ममता बनर्जी को अपॉर्चुनिस्ट बोला, बीजेपी की बी टीम बोला, उसकी वजह से समन्वय नहीं बन पा रहा है। को लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है नेताओं के अंदर स्टेट लेवल पर? ये अलायंस अपने आप में अगर देखिए तो इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अत्यधिक कठिन है एक होने की। ये जो पार्टीज हैं जो इंडिया अलायंस में आ रहे हैं, ये पूरी गंभीरता से और पूरे ताकत से अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आप बंगाल में देखें तो सीपीआई सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, ये पार्टी में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। और बीजेपी चौथा फैक्टर। तो इसमें तीन लोगों का साथ आना कठिन है। और सारी बात इंडिया अलायंस की उस बात पे है कि आज देश में संवैधानिक मूल्यों का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का, जो हमारा फेडरल ढांचा है देश का, इसके अस्तित्व का, अन्य बातें हैं, फ्रीडम्स की बातें अगर कहें, स्वतंत्रता की बातें कहें कुछ क्षेत्र में, इन बातों को लेके अत्यधिक गंभीरता से जब चर्चा होने लगी है, बुद्धिजीवी, देश के प्रमुखतम बुद्धिजीवी इस बात के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अनेकों लोग दबी जबान में गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। राजनीतिक दल तो महसूस कर ही रहे हैं कैसे ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। उन परिस्थितियों में एक साथ आने की बात हुई। मुद्दा मेरे लिए बीजेपी को हराने का नहीं है, मोदी को हटाने का नहीं है। देश में अगर ऐसी परिस्थितियां आप सोचते हो कि बन रही हैं, उसके सामने एक बेहतर गठजोड़ अगर नहीं आता है तो 35-36% वोट पाके जो 300 से ज्यादा सीट पार्टी ले जा रही है, उनके माध्यम से जो काम हो रहे हैं देश में, चिंता जिनके माध्यम से बन रही है, उसको रोक पाना संभव ही नहीं है। डिवीजन ऑफ वोट्स साफ साफ दिख रहा है कि डिवीजन ऑफ वोट्स ऐसे हो रहे हैं जिससे कि एक पार्टी को 40% से भी कम वोट पाके और कुल इलेक्टोरेट का 25% ही वोट पाके, वोटिंग परसेंटेज का 36-38%, टोटल वोटर्स का 25% पाके पूरे देश में मानो कि हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे देश का, हमको सब चाह रहे हैं कि हम आ जाएं। इन परिस्थितियों में जब काम हो रहा है तब इंडिया अलायंस की बात है। ये आसान नहीं है अपने आप में, लेकिन परिस्थिति अगर बहुत ज्यादा वास्तविक है और गंभीर है तो आना ही चाहिए। पर ऑप्टिक्स वाइज लगता नहीं है आपको बहुत डैमेजिंग है? ममता जी का चले जाना, वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और डीएमके के बाद में। वो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे सारे प्रपोजलों को ठुकरा दिया गया, उनकी पार्टी से कहा जा रहा है कि आप अपने राज्यों के जो नेता हैं उन पर रोक नहीं लगा पा रहे। आपको नहीं लगता कि जो एक बड़ा ऑपोजिशन यूनिटी का सपना देखा गया था, वो एक उसको बड़ा नुकसान हुआ है? इसमें कोई दो बात नहीं है कि संयम की आवश्यकता है। अगर मुद्दे ऐसे गंभीर हैं, केवल चुनाव लड़ना है तो कोई खास बात नहीं है। 5 साल के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो, आज साथ आओ मत आओ, किसी तरह से चुनाव लड़ो, जो भी नतीजा है फिर देखेंगे 5 साल बाद। लेकिन बात अगर वाकई में गंभीर है, मैं अपने तरफ से सोच सकता हूं, लेकिन क्या सब ऐसा महसूस कर रहे हैं या बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? अगर है तो सबको उस बात को ध्यान में रख के पहल करनी होगी। इंडिया अलायंस से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, और स्टेटमेंट्स मैं किसी के लिए कह नहीं सकता, सब सीनियर्स हैं, लेकिन संयम होना ही चाहिए। सर, बिहार से भी कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वहां पर भी कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद या आने वाले दिनों के अंदर जो नीतीश कुमार हैं वो पाला बदल सकते हैं। उनको पहले कन्वीनर बनाना था, वो नहीं बन रहे हैं अब। तो वो भी तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने डिस्क्रीटली अटैक किया नीतीश कुमार को कि उनकी विचारधारा हवा की तरह बदलती है।
जेडीयू और के बाद अब आरजेडी भी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा और अकोमोडेटिव होना चाहिए, एडजस्टिंग होना चाहिए, ताकि चीजें आगे बढ़कर। तो क्या बंगाल के बाद दूसरा बी यानी बिहार में भी आपको लगता है कि हाँ चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का अलंकरण हुआ, उस पे पब्लिक मीटिंग में नीतीश कुमार जी ये कहते हुए मीडिया में भी दर्शाए गए कि उन्होंने केंद्र सरकार को और मोदी जी को धन्यवाद दिया कि मैं बहुत दिन से मांग कर रहा था और वो अंततः हो गया, तो उन्हें धन्यवाद दिया। यहाँ से एक स्पेकुलेशन का मुद्दा बन जाता है, मैं भी उसका शिकार हुआ। मोदी जी छत्तीसगढ़ आए थे, मैंने कुछ ऐसा मेजबानी करने वाले के नाते मैंने कहा था कि केंद्र सरकार से हम लोग मानते हैं मदद मिलती है, तो उसका स्पेकुलेशन राजनीतिक यानी राजनीतिक उपयोग उसका किया जा सकता है, और किया गया था उस समय भी और अभी भी इसीलिए स्पेकुलेशन होता है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को बिहार जाना है, अगले महीने के पहले सप्ताह में उनका शायद बिहार का कोई कार्यक्रम है, वहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मंच में आ जाएं इत्यादि, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन फिर ये मैं इस इंडिया अलायंस को एक चुनाव के लिए सुविधा का गठजोड़ नहीं मान रहा। अगर देश की परिस्थितियां ऐसी चिंताजनक वाकई में हैं, तो ये अन्य राजनीतिक लाभ या नुकसान के मुद्दे बहुत सीमित होने चाहिए, उनको दरकिनार करके अपनी व्यक्तिगत उम्मीदें, अपेक्षाएं, जायज महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, उनको भी सीमित करके देश के भविष्य के लिए साथ आने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी भी चिंतनशील हैं और इस बाबत गंभीरता से उन्होंने विचार किया, तभी तो इसमें आए। कई उनके ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं जो मोदी जी के विपरीत उनने एक समय में दिए हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स उनके भी आए हैं, मोदी जी के खिलाफ उनने दिए हैं, बीजेपी के भी खिलाफ उनने दिए हैं। तो समय और उसके हिसाब से है, ये समय राजनीति का नहीं है, देश के भविष्य का है, और उस बात को ध्यान में रख के सब फैसला करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि बहुत समय जो है वो वेस्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ सीट शेयरिंग टॉक्स? पहले ही हो जानी चाहिए थी, कुछ चेयरपर्सन अगर बनाना था तो बना लिया जाना चाहिए था, कन्वीनियर, सेक्रेटरीट, ये तमाम जो बड़ी बड़ी बातें जो जो करी गई थी, जैसे बीजेपी कहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की गई थी इंडिया अलायंस की तरफ से, ये तमाम जो चीजें हैं आपको लगता है कि पहले हो जानी चाहिए थी, जिसकी वजह से अब जो है समस्याएं सामने खड़ी हो रही हैं? आदर्श स्थिति में क्यों नहीं, लेकिन ये आसान, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये आसान नहीं है। आप देखें, ममता जी ने एक समय कहा कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हमको डिक्लेयर करना चाहिए। वही ममता जी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले इस बात को कहा था। तो कांग्रेस के लिए तो ठीक है, उनका नाम घोषित कर दिया तो हम उसकी सहमति कर दें, लेकिन बहुत बातें रहती हैं जिसमें सभी घटक दलों को लेके चलने की बात जब आती है, सबके अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं, अंत में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उसमें से छांट के जो इश्यूज में कहीं कोई कंटेंशन नहीं है उसके हिसाब से फिर हम सरकार को चलाते हैं। वो परिस्थितियां रहती हैं जहां आपकी राय 100% एक नहीं तो आप एक ही पार्टी हो गए। आप एक पार्टी तो है नहीं, अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग रीजन्स में आपका बड़ा अस्तित्व है, और जगह भी अस्तित्व है, लेकिन बड़ा अस्तित्व कुछ रीजन्स में है। उस परिस्थिति में एक मंच पे आके देश के संचालन के लिए आना आसान नहीं होता। इस पे बीजेपी प्ले करने की कोशिश करेगी, पर परिस्थिति सामने क्या है, बीजेपी कहेगी हमारी ऐसी मेजॉरिटी आ रही है इत्यादि इत्यादि। दूसरी तरफ देश में वास्तविक हमारे संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढांचे पे खतरे की बात। कई चीजों में हमने देखा है कि ये सिर्फ अटकलबाजी नहीं है, वास्तविकताएं भी हैं। दूसरी तरफ वो बात है, तो इन बातों को लेकर भी जनरल आर्मी के हमारे उनकी किताब रोक ली गई पब्लिश होने से। देश में क्या हो रहा है? अगर ये चिंता की बातें हैं तो इंडिया अलायंस होना ही चाहिए। थैंक यू। ये थे टी सिंह देव, पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, साफ तौर पर कहते हुए कि इंडिया अलायंस को एक सुविधा का अलायंस ना बनाकर एक कॉमन मोटिव के साथ तमाम पार्टियों को आना चाहिए,
ताकि आने वाले समय लोकसभा चुनावों में इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्म कर सके। जगन्नाथ के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।